नमस्कार साथियों, आरएस के मेंस में एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम डेली बेसिस पे करंट डिस्कशन करते हैं। आज हम पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान पे आर्टिकल लिखे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही आर्टिकल उठाए गए। कारण है कि अपना मेंस के अंदर सिलेबस है आतंकवाद और विदेश नीति। आतंकवाद पे बहुत पहले से डिस्कशन अच्छे से डिटेल में कर सका है। विदेश नीति और पेपर 2 और रक्षा प्रौद्योगिकी और ऐसे के अंदर अपन इस हिसाब से पढ़ते हैं। आइए, पहला है कि मॉक ड्रिल क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या प्रक्रिया होगी, क्या भारत इसके लिए कितना सक्षम है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और भारत पाकिस्तान पे युद्ध पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, और 1971 के बाद ऑपरेशन सिंदूर क्या अपन यहीं पढ़ते हैं। मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल एक होती है आपदा की स्थिति में निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना। जैसे आपात की ऐसी स्थिति आएगी, मान लो युद्ध हो जाए, कोई बम मारा है, तो आप कहाँ छुपो? बंकरों में छुपोगे, सार्वजनिक स्थान पे इकट्ठा नहीं होंगे, पब्लिक पैलेस पे कैसे बच पाओगे? बम पास में आ रहा था, आप कैसे ऊपोगे? तो इसका मोटा मोटा उद्देश्य था कि आपदा के स्थिति में उसको लोगों को निपटने के लिए वो सलाह देता है। जैसे उद्देश्य लिखे एग्जाम के पॉइंट में, पहला उद्देश्य भारत आपात की स्थिति प्रतिक्रिया को जवाब देना, कर्मचारियों जैसे लोगों को ट्रेनिंग करवानी जिससे स्थानीय लोगों तक पहुँच बनाया जाए। जो मिलिट्री पर्पज़ का संसाधन है भारत के पास, जो वेपन्स है, क्या वो ओल्ड ज़्यादा नहीं हुए, क्या नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि नहीं, उनका भी सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं, पुलिस प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया कितनी अवेयरनेस है, सबका काम किया जाता है, लोगों को सजगता के बारे में बताया जाता है। ये है मॉक ड्रिल। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है कि 22 अप्रैल को 26 लोग पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें एक विदेश नागरिक है नेपाल का। उसी के जवाब के कार्रवाई में भारत वेट कर रहा था कि भाई जवाब कार्रवाई देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जवाबी कार्रवाई दी गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम चलाया गया है। जिसके सबसे बड़ी बात है, एक तो सौम्या कुरैशी और व्योमिका सिंह, हिंदू और मुस्लिम का दोनों ने परिचय दिया है। एक तो पहली बात तो है इस ऑपरेशन सिंदूर का महत्व क्या है। ऑपरेशन सिंदूर से महत्व एक तो है पहलगाम अटैक का जवाब दिया, दूसरा कि दो महिला सशक्तिकरण उदाहरण है। एक तो महिला सशक्तिकरण की बात है, वहाँ एग्जाम्पल आप इस लिख के आप अपना बेस्ट वैल्यू एडिशन मटेरियल दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि भाई ऑपरेशन जो सिंदूर है, हिंदू जो मुसलमान जैसी बात भारत में नहीं है, दोनों महिला हिंदू और एक मुसलमान है, दोनों ने मिलकर ऑपरेशन को अभियान चलाया। तो महिला सशक्तिकरण की बात, हिंदू महिला यूनिटी की बात, और एक टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक का जवाब देने के लिए। क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत पाकिस्तान बीच में युद्ध होता है, क्या भारत निपटने के लिए सक्षम है? तो आइए अपन एक रिपोर्ट के जरिए पढ़ते हैं। हाँ, ये कोई डाटा है, जब अटैक हुआ था पुलवामा, तब आए थे डाटा कि भारत और पाकिस्तान के पास कितना वेपन्स है। तो देखो 6.21 लाख करोड़ का तो है रक्षा बजट भारत का है, पाकिस्तान का तो 1.8 ही, तो वहीं हार गया। परमाणु हथियार की बात की जाए तो भारत के पास 167 है, यहाँ 170 है। जीडीपी 2023 की बिलियन इकोनॉमी ट्रेंड की बात करें, भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी खर्च करता है रक्षा बजट में। यहाँ पे देख लो कितना, $367 है। यहाँ पे सेना एक्टिव 14 लाख है, यहाँ 6.5 लाख है। यहाँ पे युद्ध कारगिल 527 और यहाँ पे 357। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत आगे है और पाकिस्तान पीछे हो गया। लड़ने की क्षमता अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है, सेना के मामले में देख लो, वेपन्स के मामले में देख लो। तो यहाँ इस आधार पे अब देखते हैं क्या युद्ध होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जब युद्ध होता है आर्थिक प्रभाव होगा, आर्थिक प्रभाव, निवेश में कमी आती है। कैसे? जैसे मान लो समाज कल्याण योजना है, जहाँ राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कोई निवेश के लिए बढ़ावा देते थे, अब वो योजना बंद करनी पड़ेगी। तो सारा बजट कहाँ पे? रक्षा बजट क्षेत्र में खर्च होगा। सामाजिक योजना जैसी कटौती करनी पड़ेगी, है ना। तो ये प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पर्यावरण परमाणु खतरा क्या प्रभाव? तो पर्यावरण में क्या होता है कि मान लो एक रिपोर्ट है न्यूक्लियर वेपन एस्टीमेट 2019 के अनुसार, ये कहती है कि भाई अगर 100 परमाणु हथियार छोड़ते हैं ना, तो 2 बिलियन लोग भुखमरी में कगार पे चले जाते हैं। दूसरा, 5 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आती है, जिससे कृषि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और मौसमी पैटर्न जो तापमान है उनमें प्रतिकूल प्रभाव है, मौसम को भी खतरा होता है, बारिश होने के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब ये पर्यावरण परमाणु। अब मानवीय और सामाजिक की बात करते हैं। ये जो मानवीय है उनकी बात करते हैं, मानवीय और सामाजिक की। कि भाई मानवीय प्रभाव WHO ये कहता है, मानसिक रूप से अगर प्रभाव की बात करें मानवीय और सामाजिक, मानवीय सामाजिक में ये होता है विस्थापन ज़्यादा होगा। 1971 के अंतर्गत जब युद्ध हुआ था तो कम से कम भारत में 2 करोड़ लोग आए थे। कितने? 2 करोड़ लोग आए थे, विस्थापन हुआ था।
यहाँ से एक दूसरे जाना पड़ता है। जैसे अभी कल से पुंछ में हमला हो रहा, पाकिस्तान की LOC पार करके भारत में हमला कर रहा है, वो सीज फायर कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, जहाँ से पुंछ को गाँव खाली करवाया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एक राजनीतिक कूटनीति कि मान लो UNCSC चार्टर है, जिसके अंदर आर्टिकल 51 ये कहता है कि अगर कोई देश के ऊपर अटैक हो रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए अपना जवाबी कार्रवाई कर सकता। तो भारत 51 का क्लोज लेके भारत ने प्रयोग किया कि न कि उनके देश में जाके भारत ने पहली बार ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान को भारत POK के बाहर जाके कोई अटैक किया, वो भारत ने किया मिसाइलों के जरिए। अब उसके अंदर कौन कौन से राफेल है, विमान है, हैमर बम स्ट्राइक है, CDS जैसे पद है, ये भारत के और RS के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। अभी कूटनीति की बात वैश्विक, अभी पहले की तरह जब 2019 का जब अटैक हुआ था ना, तो पाकिस्तान के भारत के मध्यस्थता करने के लिए USA, रशिया, चाइना जैसे भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता की बातें कर रहे थे। अब इस बार कोई नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ ना, वो सिविल टारगेटिंग हुआ और रिलीजियस टारगेट हुआ था। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ ये अभी तक कोई खड़ा नहीं है। मुस्लिम देश सब भारत ने सपोर्ट दे दिया है अपने मीडिया के जरिए कि भारत अपने हक के लिए लड़ रहा है, आंतरिक मामला है, और भारत अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। चाइना भी न्यूज़ में आया है कि चाइना कह रहा है कि जब पाकिस्तान में जो निवेश हो रहा है पोर्ट पे, वहाँ पे अटैक हो रहा नहीं, इसलिए निगरानी रखी हुई। बाकी पाकिस्तान भारत के बीच में कोई शब्द नहीं बोला, तो भारत यहीं से पीछे हो जाता है। उधर से अफगानिस्तान से भारत पिछड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है ना। तो सामाजिक प्रभाव, अधिक गरीबी बढ़ सकती है, खाद्य श्रृंखला प्रभाव पड़ेगा, मेडिकल चिकित्सा जैसे प्रभाव पड़ता है, अधिक खर्च करना पड़ता है। तो ये मोटे मोटे सारे प्रभाव है। अब आगे चलते हैं। क्या 1971 के बाद भारत सक्षम है? बिल्कुल। 1971 से 1999 कारगिल युद्ध तक भारत मोबाइल सैटेलाइट लैंपिंग जैसी सुविधा को ज़्यादा टेक्नोलॉजी मानते थे। अभी भारत के पास राफेल है, हैमर बम स्ट्राइक है, ब्रह्मोस मिसाइल है, निर्भया मिसाइल है, जैसी भारत के पास अभी वर्तमान में स्थिति है, पहले इतनी नहीं थी। अब 1919 के बाद कारगिल युद्ध हुआ था, अटल बिहारी सरकार आई थी, सुब्रमण्यम नाम से एक समिति बना थी, जिसका मकसद था तीनों सेनाओं का एक जॉइंट पद बनाया जाए, जिसका एक ही दिशा में सही ढंग से कार्य हो, संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। उसी की पर्पज से ये लाया गया था। अगला कदम तो इसलिए CDS लाया। तो 1971 से 2000 या 1999 कारगिल की युद्ध की बात, तो भारत बहुत पीछे था, लेकिन आज बहुत भारत आगे है। चाइना के मामले में, सोशल वर्कर के बारे में, टेक्नोलॉजी के मामले में है, विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी जैसी सब भारत के पास सुविधा हैं। तो इस आधार पे भारत काफ़ी रिफॉर्म हुआ है। अब सिंधु जो अभियान हुआ, उसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एक तो राफेल विमान और एक हैमर बम और एक CDS पद जैसे ये एग्जाम के इम्पोर्टेंट, तो अपन पढ़ते हैं क्या कि जो विमान है ये किसने बनाया? डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये मल्टी रोल मॉडल है, जल, थल और वायु तीनों दिशा। उड़ान कितनी है? 3700 किलोमीटर है। और गति कितनी है? 1.8 मैक्स है ना, 1.8 मैक। अधिकार क्या है? वायु से वायु में इसकी, वायु से वायु और वायु से भूमि, रडार, खोज, परमाणु हमले को रोकने में सक्षम है। वजन 10,000 किलोग्राम लेके जा सकती है ना। स्थानीय नाम, भारतीय वायुसेना द्वारा इसका नाम राफेल रखा गया है। तो ये मोटा मोटा आपका प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का जब भी आए तो आपको इस तरह लिखना है। क्या लिखना है? इस तरह लिखना है। क्यों? निर्माता कौन है, प्रकार क्या है ना, उड़ान रेंज क्या है, गति क्या है, वजन क्या है। अब मान लो हैमर बम क्या है? ये राफेल के द्वारा ही छोड़ा जाता है। क्या जाता है? राफेल के द्वारा छोड़ा गया है ना। अब अगला प्रश्न, भूमि, वायु इस जैसे बम से काम कर सकता है राफेल के जरिए, है ना। तो ये हैमर बम है। क्या है? हैमर बम। अभी जो सिंदूर अभियान में चलाया गया है, इसी बम का उपयोग किया गया है। अब आगे चलते हैं। मॉड्यूल डिजाइन विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को अनुकूल करने में काम में आता है। उपयोग, राफेल जेट विमान के जरिए उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्य, ठिकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के भावलपुर, लाहौर तक पहुंच के अटैक किया है ना, लैंस टेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक, तो वो CDS जैसे पद का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये CDS तीनों सेनाओं को कमांड पद है, एक ही दिशा में काम करते हैं। जैसे व्योमिशिकता और सौम्या कुरैशी जैसी ने थल और वायुसेना ने मिलकर कमांड दिशा दी है। तो इस आधार पे ये CDS जो टारगेट किया है वो बहुत
महत्वपूर्ण रखता है कि भाई ये पद कितना इंपॉर्टेंट। पहला विपिन 15 अगस्त 2019 को लाया गया था और उस समय जनरल विपिन रावत थे। और अब जो तीनों सेनाओं के जॉइंट एक समन्वय करने के लिए कि जो संसाधन हो रहा है इसका सही उपयोग करना, सही दिशा में काम करना, एक टारगेट लक्ष्य के ऊपर निर्माण करना, है ना, जो वायुसेना संसाधनों को सम्मिलित उपयोग करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो सीडीएस पद हैमर बम जैसे और राफेल विमान जैसे आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के सिलसिले में एक डिस्कशन किया, आगे चलते हैं। अब बार बार आप सुनते हैं पनडुब्बी और युद्धपोत क्या होता है, तो एग्जाम से पॉइंट ऑफ रक्षा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अपन स्थिति देखते हैं। ये पानी के नीचे होते हैं, पहला पॉइंट, और ये पानी के ऊपर समुद्री की सतह पर काम आता है युद्धपोत। पनडुब्बी की गति बहुत कम, पानी के नीचे चलता है, स्वाभाविक बात गति कम ही होता है। ये अधिक गति से चलता है, लेकिन जो पानी के नीचे होता है हथियार उपयोग करने में, वो गुप्त हमले समुद्री ठिकाने में काम आता है। भाई पानी में गुप्त रूप से तो समुद्री ठिकाने में काम आता है। और ये तट जो वायु तटरक्षक है, समुद्री तटरक्षक है, सामरिक हमलों में काम आता है। अब हथियार की बात करें, ये टॉरपीडो हथियार, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ने में काम आती है। जबकि युद्धपोत के आर्टिलरी गन 70 से हवा, लैंड से एयर में मिसाइलें 70 से मिसाइलें के रूप में काम आता है। इसकी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक महत्व, ये सुपके से हमला, पानी में रहता है तो सिपके से ही काम करता है, परमाणु हमला के लिए महत्वपूर्ण होता है, सामरिक दबाव बनाने में काम आता है। कौन सा? युद्धपोत। अब उदाहरण की बात, आईएनएस विक्रांत, यूएसए वर्गीनिया जैसे ये पनडुब्बी है ना, याद रखना। आईएनएस विक्रमादित्य यूएसए और निमित्त जैसे ये है युद्धपोत है। अब आपको पनडुब्बी और युद्धपोत के बारे में अंतर आए तो आपको ये लिखना है। अब मान लो स्वदेशी 2 नंबर प्रश्न आ जाए, प्रकार बताओ स्वदेशी युद्धपोत और भारत या विदेशी बताओ। तो आपको देखो, पहले स्वदेशी का एक तो है तेजस लड़ाकू विमान है, और विदेशी में है राफेल और सुखोई। अब टैंक की बात करें, भारत कौन सा है? अर्जुन और एमबीटी। भारत का मतलब स्वदेशी। वहाँ का T-19 T-72 रूस के द्वारा बनाया गया है ना। तो आपको इस तरह याद रखना। अब है तोप आर्टिलर, ये धनुष और ए टैग्स है ना, तो ये है। अब बोफोर्स स्वीडन है, मिसाइल ब्रोमस, अग्नि, निर्भया, ये भारत के स्वदेशी मिसाइल है। वहाँ पे स्पाइसी जो 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था तब इसका उपयोग किया गया था, है ना। नौसेना, आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमानक, आईएनएस सकरा जैसे जो विदेशी हथियार है। तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं तो भारत के पाकिस्तान का युद्ध पहला 1971 बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाई, 1999 कारगिल युद्ध वाला, फिर 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 2019 में पुलवामा स्ट्राइक के जवाब कार्रवाई का भारत ने वापस सर्जिकल स्ट्राइक की थी, है ना। 2000 अभी जो 25 आया है उसकी जवाब कार्रवाई में सुंदर, ऑपरेशन सुंदर नाम से जवाब। अब भारत पहले की तरह अब नहीं है, भारत बहुत आगे है सेना के मामले में और सपोर्ट के मामले में, विदेशी ताकतों की भी भारत दबाव में अब नहीं आता है। अब अपन ये केस स्टडी डिस्कशन करते हैं कि केस स्टडी क्या कहता है। केस स्टडी देखो, ये कहता है कोई भी अगर केस स्टडी आता है ना, पहला पॉइंट आपको याद रखना, एक तो देखो वैल्यू होनी चाहिए। क्या है वैल्यू? क्या होती है? निष्पक्षता। क्या होता है? निष्पक्षता, ईमानदारी, भेदभावपूर्ण, अफवाह है, पारदर्शिता। क्या होता है? पारदर्शिता। इन जैसे वैल्यू के साथ काम करता है। अब वैल्यू कहाँ यूज़ की जाती है ये हमेशा रटनी, ये पॉइंट वैल्यू कहाँ है। ये कह रहा है कोई जातीय जनगणना पे एसडीएम है और आपको अंतर्गत कार्य निष्पक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता के रूप में प्रक्रिया को संचालन करना है। और आपको दबाव डालाया जा रहा है समुदाय के राजनीतिक दलों के द्वारा किसी भी एक आंकड़े को समुदाय को दर्शाना है। संदेह कारण जानकारी इनकार देते हैं, जनगणना कर्मियों निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया गोपनीयता जुड़ी अफवाह पर काम कर रहा है। अब आगे बात करें, इस स्थिति में निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित करते हैं, किस प्रकार नैतिक चुनौतियाँ बात करते हैं, है ना। ये प्रशासनिक शक्ति से क्या उपयोग। अब देखो पहला पॉइंट है कि भाई आपको निष्पक्षता पारदर्शी कैसे सुनिश्चित कर रहे थे। जैसे मैं वैल्यू की बात कर रहा कि भाई निष्पक्षता होनी चाहिए, मैं सभी को हिदायत दूंगा आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना है। दूसरा पॉइंट मैं वैल्यू की बात करूं तो मैं भेदभाव रूप काम करूंगा, वैल्यू भेदभाव है, तो मैं ये कहूँगा कि सभी समुदाय नेता के संवाद करूंगा कि प्रक्रिया सभी के लिए समान है, किसी की एक वर्ग को बढ़ावा नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट, सोशल मीडिया पर जो अफवाह रोकने की मैं वैल्यू की बात करता हूँ, वैल्यू है तो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है अफवाह को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर
जो सही जानकारी प्रसारित करवाई जाएगी। जनगणना हर्षकरण में जनता को जानकारी देना, तार्किक पारदर्शिता, पारदर्शिता वैल्यू आ गई। शिकायत निवारण की सीधी व्यवस्था करे होगी, जिससे लोग अपनी समस्या को बिना डर के बता सके। अब दूसरा प्रश्न ये है कि मान लो नैतिक चुनौतियाँ क्या है। नैतिक चुनौतियाँ देखो यही है, कौन सी? एक तो निष्पक्ष, कभी दबाव में आकर किसी एक जातीय वर्ग का आंकड़ा न बढ़ाना, प्राइवेसी गोपनीयता बनाए रखना, हमें जानकारी लोग दे रहे निजी जीवन रखना, भेदभाव न रखना, अफवाहों से न डरना। क्या आप इन संगठनों को संवाद करेंगे, प्रशासन शक्ति अपनाएंगे? ये तीसरा प्रश्न है। मैं पहली बार निश्चित रूप से पहले से संवाद नीति अपनाऊंगा, जिससे डायलॉग हो, नहीं तो फिर मैं सख्ती से कार्रवाई करूंगा। अगर कोई मान लो संगठन या किसी राजनीतिक दल के जानबूझकर बाधा डाल रहा है, तो मैं गलत जानकारी फैलाता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक शक्ति से कार्रवाई की जाएगी। शक्ति संवाद जनता का भरोसा बढ़ाता है, लेकिन कानून तोड़ने वालों की शक्ति, मान लो कोई ये आदमी है वो जनता के दबाव डाल रहा है, तो मैं इसको कानून तोड़ने वालों की शक्ति से काम करूंगा। तो ये इस तरह तीनों पर्सन के जो केस स्टडी समझाइए, तो सारा वैल्यू का है। वैल्यू को याद रखना, पहला पॉइंट समानता, ईमानदारी, है ना, पारदर्शिता, निष्पक्षता, अफवाहपूर्ण और भेदभावपूर्ण जैसी नीतियों को अपनाकर वैल्यू के साथ में केस स्टडी लो। तो जब वैल्यू केस स्टडी अच्छी तब बनती है जबकि आपके पास वैल्यू होती है। तो इसी के साथ में अपना एडिटोरियल डिस्कशन समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट एडिटोरियल में फिर से मिलते हैं आपके साथ।